नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश्व कंपटीशन क्लासेस। तो कल हमने बाल विकास की पहली जो पार्ट था वो कर रहा था, पहले क्लास। अब हम उसी क्रम में दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इसका मैं मोटा मोटा आपको बताता चलूँगा और बाकी इसमें आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल के दिन। ठीक है, और ये केवल बेसिक से क्वेश्चन है जो इतने चैप्टर से आए हुए हैं कई सारे एग्जामों में। बाद में इनका एडवांस लेवल अपन चल लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं विकास क्या है। विकास यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भ काल से मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते हैं। विकास ये है, इनका मतलब कि ये जन्म से लेकर आदमी के मरने तक हमेशा चलता है। ये तो गर्भावस्था से चलता है। गर्भावस्था में हुआ तो फिर उसका विकास होगा, तो भ्रूण से फिर उसमें मस्तिष्क बनता है, मस्तिष्क से हृदय, हृदय से बनते बनते उसका शरीर बनता है, फिर आता है, फिर मतलब कि बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये सारा विकास में ही आता है। और जो जो आदमी मरने तक, जब वो स्थायी रूप से एकदम मर गया और कुछ नहीं कर सकता, तभी उसका विकास रुकता है, नहीं तो वो मरने तक विकास होता रहता है। क्योंकि उसके बाल तो बूढ़े की अवस्था में ही बढ़ते हैं। दाढ़ी के बाल हो गए और नाखून वगैरह हो गए, सारे बढ़ते रहते हैं। ये मतलब शारीरिक वो है, लेकिन फिर भी ये विकास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत चलता है हमारा। विकास के स्वरूप रूप देखते हैं क्या है? आकार में परिवर्तन। विकास में आकार में भी परिवर्तन होता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है। आप देख लीजिए, जब 2-3 महीने का हो, फिर आप देखिए कुछ समय बाद तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में भी परिवर्तन होता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, इसमें भी होता है। ये कैसे? पुरानी रूपरेखा का मतलब परिवर्तन कि बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है। रेंगना क्या, मान के चलिए लेट के चलता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बैठना सीख जाता है, और बैठने जहाँ से सीख गया तो फिर उसके बाद खड़े होने का प्रयास करता है। खड़े होने के बाद वो चलने का, चलने के बाद दौड़ने का। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता रहता है, वो नई और अग्रसर होता रहता है। और नए गुणों को प्राप्त करना, तो वो नए गुणों को भी प्राप्त कर लेता है और पुरानों को फिर छोड़ देता है। कैसे? कि जैसे कि मान के चलिए वो अपने चल रहा है, वो मतलब कि चलने के प्रयास में वो बैठा है और बैठ के वो रेंग रहा है, और रेंग के चलते चलते वो जब वो चलना सीख गया खड़ा होके, कि उसने चलने का प्रयास किया और वो धीरे धीरे चलना सीख गया गिर पड़ के। और जब चलना सीख गया तो फिर उसके बाद वो बैठ के नहीं चलता है, वो हमेशा फिर खड़े होके चलता है। तो पुराने गुणों को छोड़ देता है, वो नए गुणों को इस तरह प्राप्त कर लेता है, पुराने की रिपीटेशन बंद कर देता है। ठीक है, चलिए विकास के सिद्धांत जानते हैं क्या क्या है। विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मतलब ये क्या है कि विकास एक जो एक पैटर्न होता है इसका, जो निश्चित उसमें चलता ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि सारे बच्चों हैं उनका विभिन्न हो सकता है व्यक्तिगत रूप से, सबका अलग अलग हो, लेकिन चलता एक ही स्वरूप में है। कि कैसे? कि पहले उसका मान लीजिए शैशवावस्था में विकास होगा, फिर उसका बाल्यावस्था में जिस तरह का विकास होगा, सारे बच्चों में इसी तरह का पैटर्न फॉलो होता है। वो व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से चेंज हो सकता है। किसी का मान लीजिए हाइट ज़्यादा हो गई, किसी का वेट ज़्यादा हो गया, वो अलग की बात है। ठीक है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, ये भी सही बात है। सामान्य से विशेष की ओर होता है। नॉर्मल गतिविधियां से विशिष्ट गतिविधियां करता जाता है। जैसे कि पहले किसी चीज़ को पढ़ने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे विशेष हो जाता है तो मतलब अपनी उंगलियों का यूज करने लगता है। तो इस तरह सामान्य से विशेष की ओर वो चलता रहता है। ठीक है, विकास अवस्थाओं के अनुसार भी होता है, बिल्कुल सही बात है, अवस्थाओं के अनुसार होता है। कैसे? कि आप देखिए शैशवावस्था में विकास उतना नहीं होता है, और फिर बाल्यावस्था में जब विकास होता है तो उसमें वो चलना वगैरह सीख जाता है। फिर किशोरावस्था आती है तो उसमें उसकी गैंग एज वगैरह आती है, और बाकी सारी अवस्थाओं। तो ये अवस्था के अनुसार भी चलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि शैशवावस्था में बाल्यावस्था के लक्षण दिखने लगे या किशोरावस्था के लक्षण दिखने लगे। तो अवस्थाओं पे भी निर्भर करता है ये विकास। ठीक है, अब विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होता है। मतलब कि इन्होंने इंडिविजुअल की बात की है कि हर एक बच्चा समान नहीं होता, सब बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उनकी विकास दर अलग अलग होती है, चाहे भले वो जुड़ो बच्चे क्यों ना हो। ये इनका मतलब है। ठीक है, विकास की गति में तीव्रता व मंदता भी पाई जाती है। ये कभी कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। कैसे? आप ये देखिए शैशवावस्था में ये थोड़ा सा मंद होता है, और जब बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में थोड़ा शारीरिक तीव्र तीव्र हो जाता है, और फिर किशोरावस्था में फिर हल्का स्लो हो जाता है। तो ये तीव्रता और मंदता दोनों पाई जाती हैं इसमें। अब विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास जो है परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। कैसे? कि जब बच्चा परिपक्व, मतलब कि
मान के चलिए वो जैसे बैठा ही है, एक छोटा सा ही उदाहरण लेते हैं, वो बैठ के चलने का प्रयास कर रहा है, तो वो चलने के प्रयास में वो तब तक करता रहेगा जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाएगा। और शिक्षण से क्या मतलब है कि उसको तरीके से बताया जाएगा, नहीं तो वो गिरता पड़ता रहेगा। ठीक है, तो हम उसको तरीके से बताएंगे किस तरह खड़ा हुआ जाता है, एक तो वो खुद से सीखेगा, और जब खड़ा होने में वो परिपक्व हो जाएगा तो वो चलना सीख जाएगा। तो ये जो पहले वो बैठा था और उसे चलने का जो प्रोसेस पूरा हुआ, तो ये उसका विकास ही हुआ। समझ रहे हैं? तो ये परिपक्वता जो है विकास का ही परिणाम होता है। अब विकास एक अविराम प्रक्रिया है, जैसा कि बताया था, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब मरने तक विकास आदमी के। तो ये एक अविराम, बिना रुके हुए हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, देख लेते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, बुद्धि, यौन, ये सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम से कैसे, कि वंशानुक्रम जिस तरह का होगा, उनके मतलब जीन जिस तरह जीन से मिलेगा, क्योंकि विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। ये एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो वंशानुक्रम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वातावरण पे भी पड़ता है, कि वातावरण जैसा होगा वैसा ही उसके मतलब कि स्वभाव में आ जाएगा बच्चे के। ठीक है। आहार, आहार से मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए वो अभी गर्भावस्था में है, तो उसकी माता, मतलब कि जो माता है उनकी, वो जिस तरह का आहार करेंगी वैसा उस पर असर जाएगा। पौष्टिक आहार करेंगी तो वो एक शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से और मानसिक रूप से भी बिल्ड होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। और अगर अच्छा आहार नहीं मिल पाएगा तो कमज़ोर भी हो सकता है। ठीक है। और रोग की बात की जाए, रोग से क्या मतलब है इनका, रोग से मतलब ये है कि विकास को प्रभावित कैसे करेंगे। एक तो मान लीजिए शैशवावस्था में, किसी अवस्था में बच्चा अगर रोगी हो गया, किसी मान लीजिए कि बड़ी बीमारी से पीड़ित हो गया, तो वो बाकी बच्चों की अपेक्षा उतना विकासशील नहीं हो पाएगा, उनका उसका विकास कम हो जाता है, वो हो गया। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं कि गर्भावस्था में अगर उनकी माता रोगी हैं, थोड़ा सा बीमार है, मतलब किसी अच्छी खासी बीमारी से, तो बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, वो उतना स्वस्थ नहीं हो सकता, उसका विकास थोड़ा स्लो होगा। तो ये सारे विकास को प्रभावित कर देते हैं। बुद्धि भी प्रभावित करती है, यौन भी प्रभावित करती है। यौन कैसे प्रभावित करती है? यौन इस तरह प्रभावित करती है कि आप बाल्यावस्था में देखेंगे तो बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है, और बालकों से ज़्यादा वो उनका विकास दिखाई देता है, लेकिन बालकों का विकास कम होता है। ये यौन मतलब इफेक्ट हो गया कि विकास इससे ही प्रभावित होता है। ठीक है। और देखते हैं विकास की अवस्थाएं, देख लेते हैं। तो रॉस महोदय के अनुसार इन्होंने अवस्थाएं चार बताई: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये आप याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मतलब बार बार ये रिपीट होता ही रहता है। शैशवावस्था इसकी क्या होती है, 1 से 3 वर्ष की उम्र तक शैशवावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था ये 3 से 6 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अब हरलॉक महोदय के अनुसार देख लेते हैं कि गर्भावस्था, इन्होंने कुल 11 अवस्था बताई हैं। 11 अवस्था जान लेते हैं कौन कौन सी हैं, केवल जानना जरूरी है, इनमें से कुछ एक जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी ये नहीं आता बेसिक से, तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी अवस्था तीन होती हैं। शैशवावस्था हो गई, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था हमारी वो 6 वर्ष तक हो जाती है, 6 से 12 बालावस्था, और 12 से 18 हो जाती है किशोरावस्था। ठीक है। और 18+ वो उसमें चली जाती है, तो वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी हर लोग महोदय ने ये 11 बताई हैं, जान लेते हैं कौन कौन सी। पहली बताई गर्भावस्था, ये गर्भाधान से 15 दिन या जन्म तक, मतलब कि नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गर्भावस्था ये है गर्भाधान से जन्म तक, जन्म होने के वो जो 9 महीने होता है भ्रूण, माँ के पेट में जो पोषण होता है वो गर्भावस्था होती है। शैशवावस्था ये जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह या 15 दिन तक लगभग, तो वो शैशवावस्था के अंतर्गत आ जाता है। बचपनावस्था ये तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, मतलब 15-20 दिन के बाद से 2 वर्ष तक की बचपन अवस्था के अंतर्गत आती है। पूर्व बालावस्था ये आती है 3 से 6 वर्ष। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था ये 7 से 12 वर्ष। वया संधि, ये वया संधि इंपॉर्टेंट है, वया संधि आता रहता है। वया संधि क्या है, ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज कह लीजिए, ये क्या है। ठीक है, वया संधि से कहते हैं। तो ये 12 से 14 वर्ष तक होती है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर लड़कियों की वया संधि क्या होती है, तो वो आप 11 से 13 वर्ष के आसपास होती है, और बालकों की पूछ ली जाए तो वो 12 से 13 वर्ष की होती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ये 12 से 14 ही माना जाता है। ठीक है। इसके बाद पूर्व किशोरावस्था ये आती है 13 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। फिर आती है नवीं प्रौढ़ावस्था, रुकिए, हाँ, फिर आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 साल, फिर मध्यावस्था 41 से 60 साल,
और वृद्धावस्था 60+, जितने 60+ हो जाते हैं वृद्धावस्था में होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे कथन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई कथन है। तो मैंने सोचा है कि कथन में बीच बीच में ना रखते हुए, क्योंकि बीच में रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है याद करने में, तो उसके लिए अलग से 1 या 2 वीडियो में पूरे कथन, जितने भी बाल विकास में पूरे कथन है वो सारे आपको करा दिए जाएंगे, और उससे आपको कोरिलेट करने में, याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है जो इससे, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का, या अंतःक्रिया का? तो ये कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है किस पर? देखते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर? बताइए। ये क्वेश्चन 2011 का सीटेट का और यूपीटेट 2011 में दोनों में आया हुआ है। बताइए। इसमें आप जैसे कि पॉज करके आप आंसर लगाने की कोशिश किया करिए, नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हम देखते हैं। ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर मूल रूप से आधारित होता है। ठीक है, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जो अवधारणाओं का विकास है किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का? बताइए। तो ये हमारा इसका राइट आंसर बौद्धिक विकास का। ठीक है, तो तीसरे का ए नंबर सही आंसर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? विकास की दर में, विकास क्रम में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में, या विकास की सामान्य दक्षता में, सामान्य क्षमता में? बताइए। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से भिन्न किस में होते हैं? विकास की दर में, या बी में, सी में, डी में? बताइए। चौथे का तो फिर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये होते विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, वृद्धि में तो हो सकता है सेम हो, लेकिन विकास की दर में तो एकदम भिन्न होती है, इसमें तो सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सबका विकास अलग अलग होता है, ये आपने पढ़ा ही है, चाहे दो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। रुकिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, इंडिविजुअल लर्नर, एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? विकास की दर में, विकास क्रम में। वो वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट। पांचवे का राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अनुकरण, अंगीकरण, या अभिव्यक्ति? बताइए। ये क्वेश्चन समझिए कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में मतलब कि नेचुरल ही है वो, तो उनके विकास का अर्थ क्या है? अंगीकरण, अभिव्यक्ति, मतारोपण, या अनुकरण? बताइए। तो छठवें का हमारा राइट आंसर ये अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति जो है ये प्रकृति में एकदम नेचुरल है। ठीक है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समवर्गी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, प्राक बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, या बाल्यावस्था? बताइए। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य की बात कह रहा है, ये सक्रिय में खेल हो जाता है कई बार क्वेश्चनों में, समझ रहे हैं आप? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। सक्रिय जब भी आएगा तो ये किशोरावस्था हमारा राइट आंसर होगा। एकदम एक्टिव रूप से ये किशोरावस्था में ही सदस्य बनते हैं अपने दोस्तों के, अपने समकक्ष वर्गों के। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सदस्य केवल सक्रिय नहीं लिखा हो, नॉर्मल सदस्य लिखा हो, तो वो बाल्यावस्था में बन जाते हैं। बाल्यावस्था में मित्र बनते हैं लेकिन इतने घनिष्ठ नहीं होते हैं, ये किशोरावस्था में एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी है कि माता पिता से दूर हटके अपने किशोरावस्था में अपने दोस्तों के साथ उनका साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्या है? ए, सातवें का। बचपन में संप्रातिक दृष्टिकोण मतलब करंट व्यू, उनका जो देखने की व्यू होती है, पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों की युवावस्था युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षावधि वेटिंग पीरियड है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है? बताइए। ये यूपिटर 2011 का है, तो इसका राइट आंसर हमारा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 9वां देखते हैं।
तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर ये अध्यापन विषय का तो होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, दोनों का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अध्यापन विषय में उसकी जानकारी होगी तो पढ़ा ले जाएगा, लेकिन बाल मनोविज्ञान में जानकारी होगी तो बच्चों के अंदर वो रुचि पैदा करेगा और उनको पढ़ाने का सही तरीका, सही विधि, सब कुछ एक्यूरेट यूज कर पाएगा। ठीक है, चलिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होता है स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी का। ये सभी संबंध होगा तभी तो बच्चा रुचि लेगा पढ़ने में, तभी आपके प्रति वो झुकाव उत्पन्न करेगा कि टीचर अच्छे हैं और आप उनकी बातों को मान्यता देंगे, उन पर विश्वास करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ होती हैं। चलिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कौन सा है बताइए, ये नहीं बताना है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यह विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषताएं होती हैं। इसका राइट आंसर बताना है। बताइए, मतलब कि राइट नहीं, सॉरी, इसका कौन सा आंसर सही नहीं है? बाकी तीन सही है, चौथा गलत है, बताइए कौन सा है। तो इसका ये राइट आंसर ये है हमारा बी। मतलब कि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। इस तरह नहीं कि किसी को आप, हाँ, लंबाई बढ़ानी तो बच्चे को पकड़ के खींच दीजिए, दोनों तरफ से पकड़ के रस्सी से बांध के तो वो बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो नेचुरली होगा। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, 11वें का राइट आंसर बी। चलिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुष योचित, स्त्री योचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। बताइए कौन सा आंसर है इसका? 12वें का। तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये पुरुष योजित, स्त्री योजित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना है, ये थोड़ी है, ये रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव चेंज, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? टॉय एज। रुकिए दोस्तों, हाँ, खिलौनों की आयु बताइए। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या सभी खिलौनों की आयु। तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। खिलौनों की आयु ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। चलिए, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, ये है। अनुकरण करने की अवस्था, ये भी है। प्रश्न करने की अवस्था, ये भी है। ये प्ले एज, ये नहीं है। ठीक है, ये बाल्यावस्था की होती है। ये खेलने की अवस्था इज द राइट आंसर, मतलब कि ये नहीं है। अब उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या, ये सभी में करने लगता है वो। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सब में वो करने लगता है विभेद। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर 16 का डी। मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है? अभिभावक अध्यापक, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम वातावरण, ये सी, वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का योगदान ही विकास है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये सत्य, मतलब ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि विशिष्ट काम करने लगेगा बच्चा फिर सामान्य काम करेगा, नहीं, पहले वो सामान्य कार्य करता है कि वो सामान्य बैठेगा फिर विशिष्ट कार्य करने लगेगा, दौड़ने लगेगा, चढ़ने लगेगा, इस तरह। विकास व्यक्तिगत भी होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में, कि सबकी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अलग अलग विकास क्रम होता है उनका, उसमें व्यवस्थित श्रृंखला भी होती है, और विकास अंतःक्रिया का फल होता है। ये सारे सही आंसर है। ठीक है, चलिए, 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है।
बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हमारा रीड 2011 का है, इसका राइट आंसर ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी। तो ये पूछा क्या? एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। केवल इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उनकी कक्षा प्रणाली है, शैक्षिक की टीचर किस तरह पढ़ाता है, इन सारी चीज़ों में सुधार लाना है। शर्म तथा गर्व, क्वेश्चन नंबर 21, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इनमें तो होता ही है, सबसे पहले किस में होता है? तो ये बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में आती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में नहीं है पूछा है। बताइए तो क्या है इसका? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, ऑप्शन नंबर सी, चिंतन प्रक्रिया। ये थोड़ी होती है इनमें, शैशवावस्था बच्चा एकदम छोटा है, इसमें शैशवावस्था होती नहीं है। सॉरी, चिंतन प्रक्रिया इसमें होती नहीं है। ये आती है आपकी बाल्यावस्था से शुरुआत होती है, किशोरावस्था में आ जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो होती है, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के प्रति ये बहुत वो होते हैं। आप उनको कुछ ना भी सिखाए तब भी वो सीखने को तत्पर रहते हैं। आप उनसे कह दीजिए कि बेटा ये है टीवी का रिमोट, इसे मत फेंकना नहीं टूट जाएगा, उनको विश्वास नहीं कि वो टूट जाएगा, वो फेंक के देखेंगे कि टूटता है कि नहीं, फेंक देंगे और टूट जाएगा, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं सही कहा था पापा ने कि टूट जाएगा, सही कहा था भैया ने कि टूट जाएगा, फिर उनको विश्वास होता है। ठीक है, तो इस तरह ये शैशवावस्था की हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, रुकिए, हाँ, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा था? कोलोशनिक, पियाजे, हरलॉक, या स्किनर। बताइए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्किनर महोदय ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये कथन है, तो कथन को तो डायरेक्ट याद ही करने पड़ते हैं, जैसा उन्होंने कहा उसको समझा जा सकता है कि जैसे कि विकास एक, जैसे कि वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो सकता है कि वो किसी अवस्था में तीव्र हो जाए और किसी में स्लो हो जाए, लेकिन विकास जो है एक सतत प्रक्रिया, ऊपर बढ़ने वाली प्रक्रिया। हो सकता है कि वो धीमी चले, कि थोड़ा सा चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर, मतलब कि चलती रहती, वो डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, चलिए बाल्यावस्था की अवस्था होती है ये तो बिना देखे आप लोग बता देंगे, 12 वर्ष तक, 6 से 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में, या ये सी, ओ सॉरी डी, सभी में। आकार में, सोच समझ कौशलों में, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास, सारा कुछ विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, या रुचि से। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, विकास परिपक्वता का ही वो है, पढ़ा था शुरुआत में, तो इसलिए विकास से हो जाए। विकास परिपक्वता और जो शिक्षण सीखते हैं उसका ये संबंध होता है विकास से। तो 26 का राइट आंसर हमारा ए। तनाव और क्रोध, इसकी अवस्था क्या है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। शैशवावस्था में तो सारी चीज़ें रहती ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मुख्य रूप से उभर के आती हैं ये किशोरावस्था में, तनाव और क्रोध की अवस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था को ही कहा गया है, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। और बाल्यावस्था में ये सारी चीज़ें इतनी उग्र नहीं रहती, उनको खेलने से मतलब होता कुछ खास नहीं, तनाव क्रोध से नहीं, थोड़ा सा सोच लेते हैं बस, इतना ही कर पाते हैं। लेकिन जो एक बोला जाए कि भारी गुण, उनमें तनाव और क्रोध की एकदम एक्टिव चीज़ें कब आती हैं? तो ये किशोरावस्था में ही आती हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पे अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। विकास किस अवस्था में? देखिए हो गया, ये किशोरावस्था की शुरुआत हो गई अब इनकी, क्योंकि बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। क्योंकि बाल्यावस्था में होता है तो झगड़ा सोचता ही नहीं है, जब वो किशोरावस्था में शुरुआत रखता है तब वो झगड़ा करने लगता है, बात बात में बहस करने लगता है, और मतलब कि अपने आप को सामने वाले से अच्छा साबित करने की कोशिश में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये किस में? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये किशोरावस्था। ठीक, तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। चलिए एक
बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि, बताइए। तो वृद्धि विकास के अध्ययन की, ये वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो इसकी सबसे अच्छी विधि ये डेवलपमेंटल मेथड, विकासीय विधि। 29 का राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत सिफेलोकोडल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो इसका सीधे है, जो सिफेलोकोडल होता है वो सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विकास सर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सर की ओर नहीं, नहीं ये उल्टा हो गया। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ये है सिद्धांत लेकिन इसका नहीं, सिफेलोकोडल का। ठीक है, चलिए। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, सब शामिल है विकास में। उनका दर भी मापते हैं हम विकास में, सीक्वेंस भी होता है उनका, रूप भी होता है। ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, बताइए। ये लगता है हमें कि मतलब बालक को 9 महीने या 280 दिन के लगभग। ठीक है, चलिए। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो ये होता है 7 पाउंड नवजात शिशु का भार। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, ये एक मशीनी प्रक्रिया है। पूछा क्या है इन्होंने? नहीं है, नहीं है बताना है। तो इसका 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ये मशीनी प्रक्रिया। मशीनी प्रक्रिया थोड़ी है ये, विकास हम मशीन में डाल के थोड़ी कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में विकास करना है आप मशीन में डाल दीजिए। गधा बच्चा है, उसको नहीं कुछ समझ में आ रहा, उसको डाल दीजिए मशीन में, निकालिए, एकदम ब्रिलियंट बन जाएगा वो सीधे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये गलत है। लंबवत ना होकर वृत्ताकार, वृत्ताकार तो होता है, ये चहुं और विकास होता है उसका, ये नहीं कि एक ही रेखी हो ना, चार हर तरह का होता है। क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है कि एक क्रमबद्ध होता है, ये सिस्टमेटिक ढंग से निरंतर होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। यही ऑप्शन इसका गलत है, डी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी, ये सभी सभी प्रभावित करते हैं वृद्धि को। विकास शुरू होता है तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, शैशवावस्था नहीं, बहुरी बाल्यावस्था, प्रसवपूर्ण, जब वो भ्रूण बनता है बच्चे का तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत हमेशा चलता रहता है। ठीक है, चलिए। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों से संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर होता है, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होने से खुद के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, इसकी ओर अग्रसर होता है हमेशा, इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर होना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं होती हैं, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही है। विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं, ये रेखीय नहीं होता है, ये होता है ये मतलब कि वृत्त रूप में चलता है, चारों तरफ पूरे विकास होता है। ये नहीं कि एक ही भाग में विकास होगा बच्चे का ना, उसका चहुं ओर विकास होता है। और सभी का विकास दर समान होता है? नहीं नहीं, ये गलत हो गया, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है और विकास का सभी दर समान नहीं होता, ये गलत है, ये इसका राइट आंसर है। कैसे कि विकास दर सभी का समान होता है लेकिन विकास करने की जो होती है वो समान नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? कि मान के चलिए कि बाल्यावस्था में जितना विकास होना वो सारे बच्चों का होगा, लेकिन बाल्यावस्था में 1 साल में जितना विकास हुआ सभी बच्चों का एक साथ नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हमारा क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो इसमें सीधे नर्सरी कक्षा शुरुआत में बच्चा केवल अपने परिवार के बारे में जानता है, तो कोई पढ़ाने के लिए उसको उसके ही परिवार से शुरू करना चाहिए। मेरा परिवार, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, ये सारी चीज़ें, तो वो अच्छे से कोरिलेट कर जाएगा। ठीक है, और उसको रुचि भी जागृत होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
और 40वां आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर साथी बालक की संगत को पसंद करता है, ये किस अवस्था में? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था? इसका राइट आंसर, नहीं नहीं एक सेकेंड, ये पूर्व किशोरावस्था, बी। पूर्व किशोरावस्था में माँ बाप के साय से बाहर निकल के अपने साथियों की संगत पसंद करता है और एक्टिव मेंबर इसी में हो जाता है। और किशोरावस्था में तो हो ही जाता है। अगर पूर्व किशोरावस्था आएगा तो ये राइट आंसर होगा, अगर ये नहीं होगा तो किशोरावस्था राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कुछ। अब इसके बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ठीक है, तो अपनी हमें प्रतिक्रिया भी दें कि कैसा लग रहा है आपको। और ठीक है, दो चैप्टर हो गए। अब हम इसी तरह की पूरी एमपी टेट के एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा जितना ये बाल विकास का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे और क्वेश्चन सीरीज भी कराएंगे। इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आप लोग एम रखिए, इसमें 120 प्लस 120, 125, 130 के आसपास इतने तो आने ही चाहिए नंबर, तभी सिलेक्शन का कुछ चांस बन सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप एमपी के हैं तब तो आप हो सकता है 115 में कैटेगरी वाइज पा जाए, लेकिन जनरल में है तो अब आपको 120, 125 प्लस चाहिए ही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए और जो भी आपको समस्या है वो हमसे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फिर।